जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमने पिछले वीडियो वर्णमाला के 4 पार्ट में बांटकर बनाया हूं उनको देख लिए होंगे, नोट्स को अपने तैयार कर लिए होंगे। तो उसके बाद अब हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक संधि पार्ट 1। जैसा कि बता दें कि हमने लिखा है कि मास्टर वीडियो होगा। क्या होगा? मास्टर वीडियो संधि का होगा। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर संधि आना है तो संधि आएगी ही। और संधि इस कदर पढ़ लेंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा। बात को समझना, संधि को इस कदर पढ़ लेंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा। मतलब ये कहने का है कि संधि से अगर कुछ भी क्वेश्चन आना है तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद इतना तो कर ही सकते हैं कि आप लोग जो वर्णमाला के 4 पार्ट में हमने बांट कर डाला है। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पहला वीडियो में जूम हो रहा है, ब्लर आ जा रहा है। तो हमें खेद है कि उस समय मुझे कोई जानकारी ज़्यादा थी नहीं, तो मेरा जो कैमरामैन था वो कैमरे को लॉक करना भूल गया था, तो उसके कारण वो फोकस मार रहा था जिससे ब्लर हो जा रहा था। तो कोई बात नहीं है, आपको हमने कंटेंट अच्छे दिए हैं, हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो मेरी आवाज़ को सुनकर आप नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अपने आते हैं टॉपिक पर, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा संधि। तो संधि क्या होता है, संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या है? अगर कहें कि संधि के बारे में क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान से देखना, संधि में क्या क्या होता है। संधि की बात करें अगर कि संधि में प्रयोजन क्या है, क्या बात करें, प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है। उसके बाद कहें कि संधि निर्माण क्या है, इसमें निर्माण क्या होता है। फिर उसके बाद कहें कि संधि का मूल अर्थ क्या है, संधि का मूल अर्थ क्या है। फिर बात करें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद अगर बात करें कि संधि होता क्या है, संधि होता क्या है, इसको जानेंगे कि संधि क्या होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि संधि के भेद की, तो संधि के भेद कितने हैं। फिर आगे बात करें कि संधि का विलोम क्या होगा, क्या कहें कि संधि का विलोम क्या होगा। इतनी बातें तो हो गई। इतनी जानकारी तो हमेशा सबको होती है लगभग, और होनी भी चाहिए, कि संधि का प्रयोजन क्या है, संधि का निर्माण क्या है, संधि होता क्या है, संधि का मूल अर्थ क्या है और शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि के भेद कितने हैं और संधि का विलोम क्या होता है। तो इनको जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि संधि में उपसर्ग कौन सा है, संधि में प्रत्यय कौन सा है और संधि में धातु कौन सी है। तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रयोजन क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का मतलब है कि संधि आई क्यों। प्रयोजन का मतलब है कि संधि आई क्यों। तो अगर कोई कहे कि संधि क्यों आई, अगर हम ये कह दें कि संधि अगर ना आई होती तो नए शब्दों का निर्माण ना होता। अगर संधि ना आई होती तो नए शब्दों का निर्माण ना होता। तो प्रयोजन इसका है कि नए शब्दों का निर्माण। क्या है? नए शब्दों का निर्माण, नए शब्दों का निर्माण। प्रयोजन क्या है इसका? नए शब्दों का निर्माण। कैसे नए शब्दों का निर्माण होगा? मैं कह दूं कि विद्या प्लस
आलय। आलय भी एक शब्द है, विद्या भी एक शब्द है, लेकिन जब दोनों संधि करते हैं तो बनता क्या है? विद्यालय। क्या बनता है? विद्यालय। तो नए शब्दों का निर्माण हुआ क्या? हुआ, क्योंकि विद्या विद्या होता है, आलय एक घर होता है, दोनों को जोड़ दिए तो विद्यालय अर्थात विद्या का घर। तो नए शब्दों का निर्माण, प्रयोजन क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण। उसके बाद निर्माण के बारे में बात कर रहा है कि निर्माण क्या होता है। निर्माण क्या होता है? तो निर्माण क्या है संधि का? तो संधि किससे मिलकर बना है? सम प्लस धी से। संधि का निर्माण कैसे हुआ? तो सम प्लस धी से हुआ है। किससे हुआ? सम प्लस धी से हुआ। और उसके बाद अगर कहें कि संधि का मूल अर्थ क्या होता है, तो कोई बता सकता है कि संधि का मूल अर्थ क्या होता है? संधि का मूल अर्थ होता है समान रूप धारण करना। क्या होता है? समान रूप धारण करना। समान रूप धारण करना। बात को समझना, संधि का मूल अर्थ है समान रूप धारण करना, लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। क्या होता है? मेल या फिर जोड़। दोनों अर्थ में थोड़ा सा फर्क है। मूल अर्थ की बात करेगा तो समान रूप धारण करना, लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या बात करेगा? तो मेल या फिर जोड़। क्या होगा? मेल या फिर जोड़। तो संधि होता क्या है? संधि होता क्या है? तो संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का मेल होता है। तो संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। अगर संधि के भेद की बात करें तो कितने प्रकार? तीन। कितने प्रकार? तीन। तीनों हैं कौन कौन से? तीनों हैं कौन कौन से? पहला है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। इधर दिखाई दे रहा है? ठीक। पहला है स्वर संधि। दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि। कौन सा है? व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि है। कौन सा है? विसर्ग संधि। समझना, संधि के भेद कितने? तीन। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। वहीं पे अगर बात करें कि संधि का विलोम क्या होता है, तो कोई कहेगा कि विच्छेद। संधि का विलोम क्या कहेंगे? विच्छेद। लेकिन संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। क्या होता है? विग्रह। याद रखना, संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। अब आगे चलते हैं। संधि शब्द किसका है? ये जो संधि शब्द हमने लिखा है कि संधि, ये शब्द किसका है? तो ये संधि शब्द जो है संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का है। संधि शब्द किसका है? संस्कृत का शब्द है संधि। अब संधि में हम बताएंगे कि उपसर्ग कौन सा है। क्या बताएंगे? अब आपको बताना है कि संधि में उपसर्ग कौन सा छिपा है। फिर बताना है कि संधि में धातु कौन सी है। संधि में धातु कौन सी है। फिर आपको बताना है कि संधि में प्रत्यय कौन सा है। अब कहोगे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? चलो यहाँ पे हम बता देंगे। आज आप लोग पढ़ लोगे कि ये जो संधि शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा छिपा है, धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन से है। बात को समझना। इसी संधि शब्द में उपसर्ग भी छिपा है, धातु भी छिपी है और प्रत्यय भी छिपा है। हमने कहा संधि शब्द का निर्माण किससे हुआ है, तो आपका जवाब आया कि सम प्लस धी से मिलकर बना है। हाँ, दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी से। अगर वहीं पे बात करें कि संधि में
उपसर्ग कौन सा है? तो सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम उपसर्ग है। अगर धातु की बात करें तो धा धातु है। क्या है? धा धातु। अब कहो बताओ, ये जो हमने इस चिन्ह को लगाया है, ये वाला, इसका नाम क्या होता है? हाँ, आप कहेंगे कि ये वर्गमूल है, अंडर रूट है। हाँ, वर्गमूल और अंडर रूट है, लेकिन है तो किसमें? गणित में। किसमें है? गणित में। लेकिन हिंदी में अगर बात करें कि ये जो अंडर रूट का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये हिंदी में क्या होता है? तो ये धातु का चिन्ह है। किसका है? धातु का चिन्ह है। अगर बात करें कि प्रत्यय में क्या है? प्रत्यय, तो प्रत्यय में क्या है? हाँ, की नहीं है। की नहीं है, हमने जो की लिखा है की नहीं है। क्या है? ई प्रत्यय। कौन सा है? ई प्रत्यय। समझना, संधि में प्रत्यय कौन सा छिपा है? तो आपको लिखे हैं हमने की, लेकिन की प्रत्यय नहीं है। कौन सा है? ई। कौन सा है? ई प्रत्यय है। चलो, उम्मीद है समझ में आया होगा कि संधि में उपसर्ग कौन सा है? सम। धातु कौन सी है? धा। लेकिन अगर प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है? ई। कौन सा है? ई। आओ देखते हैं कि इन तीनों को मिलाने से क्या संधि शब्द का निर्माण हो रहा है। अगर संधि शब्द का निर्माण हुआ तो समझ लो कि हमने जो 3 भागों में बांटा है कि उपसर्ग भी है, धातु भी है और प्रत्यय भी है, समझ लो सही है। चलो, हमने कहा कि आपने लिखा है सम, फिर आपने लिखा है कि धा। क्या लिखा है? धा। फिर आपने लिखा है कि। क्या लिखा है? कि। अब समझना कैसे निर्माण होता है संधि शब्द का। देखो, इधर से सम, ये माँ आधा हलंत है, इनके पड़ोस में कोई स्वर नहीं है। अगर स्वर होता तो माँ पूरा हो जाता, नहीं है तो ये माँ किसका रूप लेगा? अनुस्वार का। किसका लेगा? अनुस्वार का। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। ये है धा, वो भी हलंत। कैसा है? हलंत, मतलब आधा। इधर से है की। क्या है? की। तो ये जो का है, का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप। इसका एक सूत्र होता है, एक तस्य लोपा, मतलब इसका क्या हो जाएगा? लोप। तो बचेगा क्या? ई। क्या बचेगा? ई। तो जब ई बच गया तो इधर क्या होगा? ये आधे अधूरे, इनके पड़ोस में है कौन? इनके पड़ोस में है कौन? ई। देखना, ये ऐसा कुछ था, इधर बचा क्या था? ई। अब इनको जोड़ेंगे तो ये सम तो होगा ही अनुस्वार के साथ। ये धा आधा है, इनके पड़ोस में है कौन? छोटी ई। तो क्या धा पे छोटी ई की मात्रा लग जाएगी? क्या? कौन सा शब्द बन गया? संधि। तो संधि में उपसर्ग कौन सा है? सम। धातु कौन सी है? धा। प्रत्यय कौन सा है? ई। कौन सा है? ई। इतना बात समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। संधि का विलोम क्या होगा बताओ? विग्रह। क्या होगा? विग्रह। क्या होगा? विग्रह। अब आते हैं संधि 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। संधि के प्रकार कितने हैं? तो 3। कितने हैं? 3। पहला क्या होता है? स्वर संधि। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पहला कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा है? विसर्ग। कौन सा है? विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। समझना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये क्या है? तो संधि के भेद हैं। क्या है? संधि के भेद हैं। हाँ, क्या है? संधि के भेद हैं। चलो, स्वर की अगर बात करें, स्वर संधि की, तो स्वर संधि में क्या होगा? अगर बात करें स्वर संधि में तो क्या होगा? तो केवल और केवल स्वर का मेल होगा। किसका होगा? केवल स्वरों का मेल होगा। किसका होगा? स्वरों का मेल होगा। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क्या होगा? पहले तो व्यंजन होगा, उसके बाद क्या होगा? स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है।
क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन स्वर में क्या होगा, केवल और केवल स्वरों का मेल होगा। जैसे कहें कि ये मान लो एक तुम्हारा प्लस का चिन्ह होता है कि नहीं होता है, ठीक। उसके बाद अगर कहें कि इस साइड क्या होगा, व्यंजन, क्या होगा, व्यंजन, इसकी कंडीशन होती है। इस साइड क्या होगा, व्यंजन। अगर इस साइड व्यंजन है तो इस साइड स्वर भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इस साइड अगर स्वर आ जाता है, इस साइड अगर स्वर आ जाता है तो इस साइड क्या होना चाहिए, व्यंजन। क्या होना चाहिए, व्यंजन। अगर स्वर कर दोगे तो स्वर संधि में चला जाएगा, अगर इस साइड स्वर है तो इस साइड क्या होना चाहिए, व्यंजन। ये कंडीशन हो गई स्वर संधि की। विसर्ग संधि बहुत ही आसान, इधर होगा विसर्ग, यानी प्लस के इस साइड क्या होगा, विसर्ग, प्लस के उस साइड क्या होगा, हाँ, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो बोलो यस सर। हाँ, हमने कल ही बताया कि अगर यस सर नहीं बोलोगे समझ लो संधि तुम्हारी गलत हो जाएगी। हाँ, बोलने का पैसा ले रहे हो, कोई इसमें से मास्टर बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई कुछ भी बन सकता है। हाँ, तो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं आगे, स्वर संधि। किस पे चलते हैं, तीनों प्रकार में पहले पढ़ते हैं स्वर संधि का। किसका, स्वर संधि का। तो स्वर संधि पढ़ने से पहले एक निवेदन है आप सभी से कि कृपया वीडियो को अपने अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल, सबको, जितने भी तुम्हारे कांटेक्ट में हैं सबके पास शेयर करो, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। ठीक, चलो स्वर संधि के बारे में आते हैं। तो स्वर संधि में भूमिका क्या है, सबसे पहली बात आती है कि स्वर संधि की भूमिका क्या है। क्या बात आती है, हाँ, स्वर संधि की भूमिका क्या है। अगर कोई पूछे कि स्वर संधि में भूमिका क्या है, तो भूमिका है वर्णों का। वर्णों में कौन से, स्वरों का। किसका, स्वरों का। भूमिका किसका है, स्वरों का। कैसे, अगर इधर बड़ा आ आया है तो इधर भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अगर हम कह दें कि इधर बड़ा आ आया है, इधर क्या हो सकता है, छोटी ई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। देखो, भूमिका स्वरों की हो रहा है, ये दोनों मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे तो गुण हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। लेकिन मेल किसका होगा, स्वरों का। किसका होगा, स्वरों का। बात समझ आई, ठीक। अगर परिभाषा की बात करें कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, बताओ। चलो बताते हैं हम, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी। स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, स्वर के पश्चात, क्या कह रहा है, हाँ, स्वर के पश्चात। पश्चात का मतलब ही होता है बाद में। स्वर के पश्चात स्वर आने पर, क्या होता है, स्वर के पश्चात स्वर आने पर, समझना, स्वर के पश्चात स्वर आने पर जो विकार होता है, जो विकार होता है, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। हाँ, किसी को विकार ही नहीं पता होगा तो वो क्या जान लेगा, परिवर्तन। क्योंकि स्वर के बाद या स्वर के पश्चात स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हाँ, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई। स्वर के पश्चात स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, वही क्या होती है, स्वर संधि होती है। क्या होती है, स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि में स्वर के रूप क्या हैं, अगर बात करें कि स्वर संधि में स्वर के रूप क्या हैं, तो देखना, स्वर के रूप, स्वर के रूप क्या होंगे, तो एक होगा मूल रूप। क्या होगा, स्वर का एक होगा मूल रूप, दूसरा क्या होगा, मात्रा रूप। क्या होगा, मात्रा रूप। समझना, एक होगा मूल रूप, दूसरा क्या होगा, मात्रा रूप।
अब मात्रा क्या है, मूल रूप क्या है, समझना। मूल रूप समझते हैं कि मूल रूप स्वरों का वही होता है जो हम लिखते हैं, छोटा बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ। यही क्या होते हैं, मूल रूप। स्वर के क्या हैं, ये मूल रूप हैं। अगर इनकी मात्रा की बात करें तो मात्रा रूप क्या होता है, जैसे कहें छोटा की मात्रा होती है क्या, नहीं होती है। बड़ा की मात्रा ये होती है, छोटे की मात्रा ये, बड़ी की मात्रा ये होती है, छोटा ऊ की ये, बड़ा ऊ की ये होती है क्या। ठीक, आगे कहें ऋषि की मात्रा ये होती है कि नहीं होती है। ए की मात्रा, फिर ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, ये मात्रा रूप है स्वरों का। और ये क्या है, मूल रूप। समझना, स्वर के रूप में मूल रूप और मात्रा रूप दो होते हैं। क्या होते हैं, दो होते हैं। अब स्वर के विशेष बात क्या है, स्वर में विशेष बात क्या है, इतना नोट करके चलना। फिर आगे चलते हैं स्वर के विशेष बात। तो स्वर में विशेष क्या है, अब कहोगे विशेष क्या है सर जी, इसमें कहोगे विशेष क्या है। स्वर स्वर है, क्या है, विशेष क्या है, एक तरफ स्वर होगा फिर दूसरी तरफ भी स्वर होगा। अब कहो ये तो हमको सबको पता है कि स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो प्लस के इस पार भी स्वर होगा उस पार भी स्वर होगा। तो लेकिन विशेष क्या है, विशेष ये है कि जब स्वर संधि यानी प्लस के पूर्व जब होगा स्वर तो वो क्या होगा, मात्रा रूप होगा। कौन सा होगा, मात्रा रूप में होगा। लेकिन प्लस के पश्चात जब होगा तो मूल रूप में होगा। कैसा होगा, मूल रूप। ये विशेष है। विशेष बात ये है कि जब प्लस के पहले स्वर होगा जो वो मात्रा रूप में होगा, अगर स्वर के प्लस के बाद जो होगा वो मूल रूप में होगा। किस में होगा, मूल रूप में। कैसे, देखो हमने कहा कि मैं मान लो कि रमा प्लस ईस क्या होगा, रमा प्लस ईस। हमने कहा स्वर के बाद पहले जो होगा वो मात्रा रूप में होगा, स्वर के बाद जो होगा वो मूल रूप में होगा। देखो स्वर के पहले यानी कि प्लस के पहले क्या आ रहा है, इसको हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, बड़ा। बड़ा की मात्रा है क्या, यहाँ मात्रा रूप है, लेकिन वहीं पर इस बार देखें तो मूल रूप में है कि नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब आते हैं स्वर संधि के भेद पर। किस पे आते हैं, स्वर संधि के भेद पर। स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के भेद तो कितने भेद होते हैं, 5। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि समझना, पहला दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि और तीसरा वृद्धि स्वर संधि। कौन सा, वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण संधि। कौन सा, यण संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यही 5 प्रकार होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यानी कि अगर कुल बात कहें कि स्वर संधि में क्या होगा तो केवल और केवल स्वरों का मेल होगा। किसका होगा, स्वरों का मेल होगा। तो दीर्घ संधि पहले पढ़ते हैं। इन 5 में हम आज केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण देंगे, उनको करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में इन चारों को कल पढ़ लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा, दीर्घ स्वर
संधि। चलो, अगर दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ संधि में कुछ इसके नियम होंगे, सूत्र होंगे। क्या होंगे? सूत्र होंगे। तो दीर्घ स्वर संधि के सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? तो सूत्र क्या होता है? अकाह सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अकाह सवर्णे दीर्घा। सूत्र याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट सूत्रों ही पूछ लेता है कि दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है। तो अकाह सवर्णे दीर्घा, अकाह सवर्णे दीर्घा का मतलब क्या हुआ? अगर कुछ सूत्र दिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता होगा, अर्थ होता होगा। बात तो समझ आ रहा है? चलो, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र के अगर हम डिफिनीशन की बात करें, व्याख्या करें अगर डिस्क्रिप्शन में, तो समझना। थोड़ा सा इसको बताने से पहले आप लोग थोड़ा जल्दी से 1 सेकेंड 2 सेकेंड का समय लगेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाए। हाँ, आपके अगल बगल जो आस पड़ोस में रह रहे हैं, आपके यार दोस्त जो हैं, रिश्तेदार हैं, सबको भेज दो। सबको शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे वो तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। फिर शिक्षा को ग्रहण करना अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। चलो आगे देखेंगे। अकाह सवर्णे दीर्घा का मतलब कह रहा है कि अक प्रत्याहार। क्या कह रहा है? अक प्रत्याहार। अब ये प्रत्याहार कहाँ से आ गया? अब कुछ लोग कहेंगे प्रत्याहार कहाँ से आ गया? तो प्रत्याहार क्या है कि महेश्वर सूत्र से आया है। कहाँ से आया है? महेश्वर सूत्र से आया है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है अगर बात करें तो महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। क्या है? 14। महेश्वर सूत्र लिखा किसने? अगर पूछ ले कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो महेश्वर सूत्र महेश्वर से निकल रहा है कि महेश अर्थात शंकर जी। क्या निकल रहा है? शंकर जी। तो शंकर जी के डमरू से निकला है। महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शंकर जी के डमरू से निकला है। उनको लिखा किसने? तो एक ऋषि हैं, महर्षि, महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। इनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक का नाम है। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, सभी का वर्णन किया गया है उसमें। बात को समझना। महर्षि पाणिनि ने क्या लिख दिया? 14 महेश्वर सूत्र। क्या लिख दिया? 14 महेश्वर सूत्र लिख दिया। वो हैं कौन कौन से? तो 14 महेश्वर सूत्र जैसे कहते हैं कि अयुण, ऋलेख, एयोण, एयोच, यही सब हैं। हैवरट, लड़, यमंगलम, यही सब हैं। चलो ठीक है, इतना याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं याद है तब भी काम चल जाएगा। पहली बात तो याद करते रहो, ठीक। उसके बाद चलेंगे आगे। 14 महेश्वर सूत्र। शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया और 14 प्रकार से बजाया। कैसे बजाया? 14 प्रकार से बजाया। तो जो 14 प्रकार से जब डमरू बज रहा था तो महर्षि पाणिनि उसे नोट कर ले रहे थे। क्या कर रहे थे? नोट कर ले रहे थे। तो पहली बार जब बजाया तो क्या बजा? आओ देखते हैं। पहली बार बजाया तो क्या निकला? अयुण। क्या निकला? अयुण। फिर जब दूसरी बार बजाया तो ऋलिक। क्या निकला? ऋलिक। अब यही समझेंगे। हमने कहा अक प्रत्याहार, आ से और का को मिलाओ, क्या बन गया? अक। क्या बन गया? अक। देखो कितना आसानी से समझ में आ रहा है। अयुण ऋलिक, 2 बार बजाया, दोनों बार निकला। लेकिन अगर कहें तीसरी बार क्या बजाया? एयोंग, चौथी बार अयोच, फिर 5वीं बार हैवरट, ऐसे बनाया ना। तो हमने कहा कि 2 लिखने हैं। आ से मिलाए किसको? का को। क्या बन गया? अक। अक प्रत्याहार। जितने भी वर्ण होंगे, कितने हैं? 1 2 3 4। अब देखो, लिरी हिंदी में तो होती नहीं है, संस्कृत में होती है। तो कहा कि 4 वर्ण हैं। कौन कौन है? आ है,
ई है, ऊ है और ऋषि है। समझना, ये आप कहोगे कि इसको क्यों नहीं गिने, इसको क्यों नहीं गिने, क्यों नहीं गिना? क्योंकि ये आधे वर्ण है। क्या है? आधे वर्ण, इति संज्ञक वर्ण है और इति संज्ञा के वर्णों की गिनती नहीं होती है। या कहते हैं कि हल वाले वर्ण हैं, हल वर्ण हैं, इनकी गिनती नहीं करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। उसने कहा कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण अर्थात समान वर्ण आने चाहिए। क्या आने चाहिए? समान वर्ण आने चाहिए। अगर यहाँ पे समझो छोटा या बड़ा आ आया है तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए था? चाहे छोटा वाला आए बड़ा, चाहे बड़ा वाला आए। अगर ई आई है तो क्या आनी चाहिए? चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, लेकिन ई ही आनी चाहिए। अगर ऊ आया है तो छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, लेकिन ऊ ही आने चाहिए। इसके बाद ऋषि आया है तो चाहे ऋषि आए, चाहे छोटी वाली चाहे बड़ी वाली। अब एक बात समझना कि हिंदी में छोटी ऋषि होती है लेकिन बड़ी ऋषि नहीं होती है। इतनी बात समझ में आई? तो ये जब समान वर्ण आएंगे तो होगा क्या? दीर्घ। क्या होगा? दीर्घ। दीर्घ अर्थात बड़े हो जाएंगे। अगर छोटा आया तब भी मिलेंगे तो क्या होंगे? बड़ा आ। छोटी आई तब भी क्या होंगे? बड़ी ई। छोटा ऊ आया तब भी क्या होंगे? बड़ा ऊ। ऋषि और ऋषि आए तो बड़ी ऋषि हिंदी में नहीं होता है, केवल छोटी ऋषि हो जाएगा बस। तो जैसे सूत्र पे सवाल लिखते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि जैसे लिखा हुआ आपके पास राम प्लस आज्ञा। क्या लिखा हो? राम प्लस आज्ञा। हमने कहा दीर्घ स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा, वो भी पहला कौन सा? आका सवर्णे दीर्घा। कह रहा है अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने चाहिए। तो अक प्रत्याहार में हमने देखा कि आ, ई, ऊ और ऋषि आ रहा है, तो क्या देखेंगे? पहले कुछ आ रहा है क्या? देखना, ये प्लस के पहले क्या आना चाहिए था? स्वर। क्या आना चाहिए था? स्वर। इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा? छोटा आ। क्या निकलेगा? छोटा आ। इधर से क्या है? बड़ा आ। क्या है? बड़ा आ। बात समझ आ रही है? इन दोनों को मिलाएंगे या इन दोनों में मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ। हमने कहा जब समान वर्ण होंगे तो दीर्घ होगा अर्थात बड़ा आ होगा। अगर छोटी ई बड़ी ई होता तो दोनों मिलते तो बड़ी ई होती। बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा। यहाँ इधर से कहें कि क्या आया था? तो राम आया था लेकिन माँ आधा था कि नहीं? इधर से या जो ये कट गया, ये चले गए यहाँ, इनका भी काम समाप्त, इनका भी काम समाप्त। यहाँ हो गया, दोनों आ क्या गए हैं? बड़ा आ में। इधर से बचा क्या था? ज्ञा। क्या बचा था? ज्ञा। उसके बाद कहेंगे कि इनको जोड़ो। अब देखो, माँ आधा है, ये स्वर है, इनके पड़ोस में रह रहा है। क्या रह रहा है? ठीक। होगा क्या? माँ आ के पास जाएगा या आ माँ के पास जाएगा? हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि आ माँ के पास जाएगा, अपनी मात्रा दे देगा। नहीं, जरूरत अगर इसको है तो ये जाएगा। समझो, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपके पास पैसे हैं और ज़रूरत हमें पैसे की है, तो हम आपके पास जाएंगे या आप हमारे पास आएंगे? तो आप जवाब देंगे कि आपको ज़रूरत है तो आप हमारे पास आएंगे। तो वही चीज़ इनको ज़रूरत है एक स्वर की, तो है कहाँ? ये इधर है। तो एक सूत्र होता है संस्कृत में कि अक्षराणाम वामतो गति। क्या होता है? अक्षराणाम वामतो गति, अर्थात अक्षर अपने बाईं ओर गति करेगा, जब जाएगा तो स्वर अपनी मात्रा दे देगा। क्या देगा? मात्रा। तो राम तो लिखा ही होगा, इसमें मात्रा किसके लगेगी? बड़ा आ की। उसके बाद इधर बचा क्या है? ज्ञा। तो राम प्लस ज्ञा आज्ञा बराबर क्या होगा? रामाज्ञा। क्या होगा? रामाज्ञा होगा। अगर वहीं पर हम कहें दूसरा शब्द है कि कृष्ण प्लस आज्ञा, कृष्ण प्लस आज्ञा, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो, इसको हलंत करेंगे तो क्या बनेगा? छोटा आ। इधर से है क्या? बड़ा आ। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। अब देखना, ये कृष्ण ऐसा ही लिखा है। क्या ऐसा लिखा है? इधर से बचा क्या था? ज्ञा। क्या बचा था? ज्ञा। अब उसके बाद देखना, ये कृष्ण ऐसा रहेगा, ये हलंत है,
इसके पास जाएगा, बड़ा की मात्रा देगा, उसके बाद ये ज्ञा लिखा था, इसको उतार लेंगे, क्या बन जाएगा? कृष्णाज्ञा। कृष्ण प्लस आज्ञा बराबर कृष्णाज्ञा। अभी कुछ लोग ये नहीं पता होगा कि इस वाले पद को क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। अगर पता है तो बताना फिर क्या होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। देखो ये वाला जो पद है हमने संधि थी उनको अलग किया, क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। इस वाले पद को क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। फिर हमने यहाँ पर वर्णों को अलग किया, किसको अलग किया? वर्णों के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद। क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद। समझना, छोटी परीक्षाओं तो नहीं पूछा जाता है लेकिन बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो कभी भी छोटी परीक्षा में बड़ी परीक्षा वाला का प्रश्न आ सकता है। तो ये जब वर्णों को हमने अलग किया तो वर्ण विच्छेद, लेकिन जब दोनों मिलकर एक आदेश कर रहे हैं कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, दोनों मिलकर बड़े आदमी बन जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो जब वर्णों का आदेश हुआ तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? आदेश वर्ण। क्या पड़ जाता है? आदेश वर्ण। क्या नाम पड़ता है? आदेश वर्ण। समझना, यहाँ पर हमने शब्दों को अलग किया, राम प्लस आज्ञा, संधि विच्छेद। फिर हमने वर्णों को अलग किया तो वर्ण विच्छेद, दोनों मिलके आदेश कर दिए तो आदेश वर्ण। फिर यहाँ पर क्या हुआ? दोनों जुड़ गए। क्या हो गए? दोनों जुड़ गए अर्थात संयुक्त रूप ले लिए, तो इसका नाम क्या हो जाता है? संयुक्त पद। क्या नाम हो जाता है? संयुक्त पद। 4 पदों में टूटता है एक शब्द जब संधि विच्छेद करते हैं। तो ये जब अलग अलग करते हैं संधि विच्छेद, फिर जब वर्णों को अलग करते हैं तो वर्ण विच्छेद। जब वर्ण आदेश करते हैं कि चलो ठीक है तुम भी बड़े हम भी बड़े, या तुम छोटे हम बड़े, तो बन जाओ बड़े आदमी, तो जब वर्णों का आदेश हो गया तो इसलिए इसको इस पद को क्या नाम देते हैं? आदेश वर्ण। फिर जब संयुक्त की बात आ गई, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन जाता है? एक संयुक्त पद। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, समझना। यहाँ पर भी ये कौन सा पद है? संधि विच्छेद। ये कौन सा है? वर्ण विच्छेद। ये कौन सा पद है? आदेश वर्ण। ये क्या है? संयुक्त पद। कौन सा है? संयुक्त पद। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब कुछ उदाहरण हैं उनको करते हैं। जैसे हम कह दें कि लिखा है परि प्लस इच्छा। परि प्लस इच्छा, क्या लिखा है? परि प्लस इच्छा। तो होगा क्या? देखो इस रा को अगर हम हलंत करेंगे, रा को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? छोटी ई। क्या निकलेगा? छोटी ई। इधर से है क्या? बड़ी। क्या है? बड़ी। और इधर छा बचा भी है। बचा है क्या? चलो इधर से बड़ी, छोटी इधर के बड़ी, दोनों मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? बड़ी। क्या बना रहे हैं? बड़ी। हमने कहा कि एक साइड जो स्वर होगा यानी कि अक प्रत्याहार का वर्ण होगा, उसके बाद समान वर्ण होने चाहिए। छोटी है तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि समान है ना। दोनों का उच्चारण क्या है? ई ई ई है कि नहीं है? आ था कि नहीं था? ठीक, तो वही कह रहा है कि दोनों जब समान वर्ण है तो क्या होगा? हमेशा दीर्घ होगा। क्या होगा? दीर्घ, अर्थात बड़ा वाला बन जाएगा वर्ण। तो देखो इधर से क्या था? परि। इधर से क्या था? परि। परि नहीं था, पर था। क्या था? पर था, वो भी आधा। इधर बड़ी ई, इधर क्या बचा? छा। ये तो बचा है, बाकी कि ये सब कट गए हैं क्या? ठीक। उसके बाद देखो ये हैं आधे अधूरे रा, ये ई के पास जाएंगे, ई अपनी मात्रा देगी। कौन सी ई है? बड़ी। लग जाएगी क्या? फिर बचा क्या है? छा। बनेगा क्या? परीक्षा। तो परिधन इच्छा बराबर परीक्षा। इतनी बात समझ आ रही है? अगर तुम्हारे प्रश्न में इस वाले इच्छा की जगह ये वाला अगर इच्छा लिखा है तो हम इस वाले इच्छा में तोड़ते हुए चले जाएंगे। क्या करेंगे? तोड़ते हुए चले आएंगे। तो ये बचेगा, फिर भी ये बचेगा, तो लास्ट में जब बनेगा तो इधर से परी होगा,
इधर से ये वाला छा हो जाएगा। तुम्हारे ऑप्शन में या तुमसे पूछा कौन सा परीक्षा गया है तो ये वाला बता देंगे। बात समझ आ रही है? चलो ठीक, अब आते हैं कुछ सवाल देते हैं। जैसे कहते हैं कि प्रतीक्षा आपको सवाल करके आना है घर से और कमेंट में बताना है कि प्रतीक्षा का क्या होगा। क्या होगा? प्रतीक्षा का क्या होगा? प्रतीक का विच्छेद क्या होगा? प्रतीक का क्या होगा? वधूत्सव का क्या होगा? वधूत्सव का क्या होगा? लघुत्सव का क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताना है आप सभी को कि वधूत्सव का क्या होगा, लघुत्सव का क्या होगा। अगर हम कहें कि सतीश का क्या होगा, सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा। फिर कहें अगर कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी को कमेंट में बताना कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। बात समझ में आ रही है? हम कहें कि कदापि का क्या होगा, किसका? कदापि का क्या होगा। बहुत सारे सवाल दे रहे हैं, अगर इतने नोट कर लेते हो तो परीक्षा में इतने से ही काम हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे वर्णों को पढ़ना पड़ेगा। तो हमने केवल नियम बता दिए हैं, उसको थोड़ा सा जान लेना है, बाकी सब कुछ होता चला जाएगा। हम कहें कि लक्ष्मी इच्छा का क्या होगा, लक्ष्मी इच्छा का क्या होगा, संधि विच्छेद। ठीक, और कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कह दें कि पितृण का क्या होगा, पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा। मातृण का क्या होगा, होत्रिक का क्या होगा, किसका? होत्रिण का, होत्रिण का क्या होगा। फिर कह दे कि होत्रिकार का क्या होगा। इन सभी का संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में सबको बताना है कि क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही करके कमेंट में बताते हैं कि इन सभी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। इतने डीप में पढ़ लिए हैं, शायद ही कोई पढ़ा होगा अभी तक। क्या क्या पढ़ लिए हैं? अगर कहें कि संधि शब्द का निर्माण किससे हुआ है तो क्या बता देंगे कि सम प्लस धी से हुआ है। किससे हुआ है? सम प्लस धी से हुआ है। फिर उसी में हमने बताया कि संधि में उपसर्ग कौन सा है, तो आपने कहा संधि में सम उपसर्ग है। क्या बताया? संधि में सम उपसर्ग है। फिर हमने कहा कि संधि में सम उपसर्ग है तो प्रत्यय कौन सा है, तो आपने कहा कि प्रत्यय ई है। कौन सा है? ई प्रत्यय है। फिर हमने कहा कि संधि में धातु कौन सी है, तो आपने क्या बताया कि धा धातु है। कौन सा है? धा धातु है। संधि शब्द का निर्माण किससे होता, तो सम प्लस धी से हुआ था। फिर संधि के बारे में जब अर्थ की बात आती है तो दो प्रकार से होता है, एक मूल अर्थ होता है और एक कौन सा होता है? शाब्दिक अर्थ। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। तो हमने कहा मूल अर्थ क्या होता है, तो समान रूप धारण करना। क्या होता है? समान रूप धारण करना। लेकिन जब आता है शाब्दिक अर्थ की तो मेल या फिर जोड़ होता है। क्या होता है? मेल या फिर जोड़ होता है। फिर संधि का विलोम, हाँ कुछ लोग बताते हैं कि विच्छेद होगा। नहीं, संधि का विलोम विच्छेद नहीं होगा। विच्छेद तो उसका एक अंग है। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। आज से याद रखें, संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। उसके बाद संधि का निर्माण हो गया। संधि का प्रयोजन क्या हुआ? संधि का प्रयोजन क्या था? नए शब्दों का निर्माण करना। क्या था? नए शब्दों का निर्माण करना। अगर संधि ना आती तो नए नए जो शब्द पढ़ते हैं उन नए शब्दों का निर्माण ना हो पाता। अगर हम बात कहें कि कोई कमेंट में बताना कि शब्द निर्माण की कितनी प्रक्रिया होती है। शब्द निर्माण की कितनी प्रक्रिया होती है, शब्द निर्माण की प्रक्रिया कितनी है, कमेंट में बताना है आपको कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया कितनी होती है, कितने प्रकार से शब्दों का निर्माण हो सकता है, कितने प्रकार से नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये आपका प्रश्न होगा। तो आज के लिए बस करें। चलो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। तो अपने साथियों को
या अपने मित्रों को या अगल वाली बगल वाली या पड़ोस में आगे पीछे जो भी हैं आपको तैयारी करने वाले, सबको वीडियो को शेयर करो और उनको कहो कि एक बार हिंदी स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में पढ़ के देखो, क्या गजब की हिंदी पढ़ाते हैं। आज तक शायद ही कोई ऐसा पढ़ाया होगा आपको कि क्या क्या होता है। आपको यही पता होगा कि संधि का निर्माण किन शब्दों से हुआ है, तो आप यही बताते होंगे कि सम प्लस धी से होता है। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कभी कि संधि में उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन से है, प्रत्यय कौन से है, तो आज के बाद बता दोगे कि नहीं, कि संधि में उपसर्ग सम है, धातु धा है और प्रत्यय ई है। इतना हो जाएगा? ठीक, चलो आज के लिए बस इतना करते हैं, क्लास को बंद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।